दोस्तों, आप सब लोग बचपन में काफ़ी डिफरेंट टाइप के गेम्स खेले होंगे। तो बात करते हैं क्रिकेट की। तो आप सभी ऑलमोस्ट सारे लोग क्रिकेट भी खेले होंगे बचपन में। तो क्रिकेट के ना काफ़ी रूल्स होते हैं कि एक ओवर है तो उसमें 6 बॉल होंगे। अगर आप छक्का मारते हो तो आपको 6 रन मिलेंगे, अगर आप बाउंड्री मारते हो तो आपको 4 रन मिलेंगे। तो आप ये रूल्स को फॉलो करके क्रिकेट खेलते होंगे। पर अगर ऐसा मान लो, जस्ट सपोज अगर आपको ये रूल्स को चेंज करना हो, तो जैसे एक ओवर है, एक ओवर को अगर आपको चेंज करना है, एक ओवर में 6 बॉल आते हैं, अगर आप उसको 10 बॉल करना है आपको, अगर बाउंड्री कोई मारता है तो जैसे 4 रन मिलते हैं, अगर आपको उधर 6 रन डालना है, और अगर कोई छक्का मारता है तो उसे 6 रन है ना, तो उसमें अगर आपको 10 रन करना है, अगर ये चीज़ अगर करनी है आपको, तो आप ऐसा मान लो कि आपके पास एक बुक है, बुक में ये पहले सारे रूल्स लिखे हुए थे, समझ रहेगा, 10 रूल्स थे। कौन से? क्रिकेट के जो रूल्स है, क्रिकेट खेलने के 10 रूल एक बुक में लिखे हुए, एक बुक है, उसमें पहले सारे बुक लिखे हुए। और अभी आपने क्या कर दिया, उसी बुक को आपको चेंज करना है, समझ रहे हैं। और ये जो पहली चीज़ें थी उसको चेंज करना है, और उसमें और भी एक चीज़ ऐड करनी है आपको कि जैसे अगर बाउंड्री लाइन के पास, जो बाउंड्री लाइन के पार कोई मतलब छक्का मारता है तो आपको 10 रन मिलेंगे, और अगर बाउंड्री लाइन के बाहर और 10 मीटर के बाहर कोई छक्का मारता है तो उसको 20 रन मिलेंगे। ये भी चीज़, ये तो पहले इसमें नहीं थी, समझ रहे क्या? तो ये भी आपको इसमें ऐड करनी मतलब। और ये जो चीज़ है कौन सी वाली, नो बॉल वाली, जैसे इसमें क्या है, नो बॉल का 1 रन मिलेगा और वापस वो बॉल को कंसिडर नहीं किया जाएगा, वापस डालना पड़ेगा। तो इसमें से हमने नए रूल्स में से ये नो बॉल वाला चीज़ हटा दी। मतलब हमने क्या कर दिया, ये पहले जो रूल्स थे उसको वैसे के वैसे कुछ को ले लिया, कुछ में चेंज कर दिया, समझ रहे। जैसे छक्का जो यहाँ पे 4 रन का था छक्का, सॉरी 6 रन का था छक्का, इसको 10 रन का कर दिया। चौका जो 4 रन का था इसको 6 रन का कर दिया। और जो एक नई चीज़ ऐड कर दी कि अगर बाउंड्री लाइन के बाहर 10 मीटर बाद कोई उसके बाद छक्का मारता है, उसके बाद अगर बॉल जाता है ऊपर से, तो वो आप 20 रन मिलेंगे। ये नई चीज़ ऐड कर दी। मतलब पहला जो बुक था हमारा, और नो बॉल का यहाँ पर प्रोविजन था, वो हटा दिया। मतलब अगर हमारा जो पहला चीज़ था, पहला बुक जिसमें रूल्स लिखे गए थे क्रिकेट खेलने के, उसमें से कुछ चीज़ों को हटाना है, जैसे नो बॉल को हटा दिया, या कुछ चीज़ को चेंज करना है, जैसे इन दोनों को चेंज कर दिया हमने, या कोई नई चीज़ हमें ऐड करनी है, जैसे अभी या 20 रन वाला हमने इसको ऐड कर दिया। तो ये जो सारे मॉडिफिकेशन होंगे ना, इसको क्या होगा, ये मतलब पूरा हम इसको चेंज नहीं कर रहे, बस कुछ को चेंज कर रहे हैं, कुछ को हटा रहे हैं, कुछ को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हटाना चेंज करना, ये जो नई बुक बनेगी ना, इसको हम बोलेंगे अमेंडमेंट। मतलब अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई साहब आपने जो बुक का जो इसका बुक था क्रिकेट का रूल का, इसको आपने तो चेंज कर दिया, तो इसको हम चेंज नहीं बोल सकती, क्योंकि चेंज मतलब पूरा चेंज, तो पूरा तो चेंज नहीं किया ना, कुछ चीज़ें तो वैसे रख दी और कुछ चीज़ें डिलीट कर दी। चेंज मतलब सिर्फ आलू के बदले एप्पल, ये होता है चेंज। तो ये चेंज नहीं ना, इसमें तो कुछ चीज़ें हमने डिलीट कर दी, कुछ को अल्टर में ऐड कर दिया, कुछ नई भी ऐड कर दी। तो इसको चेंज नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक वर्ड है, उसको बोलेंगे अमेंडमेंट। समझ गए? अमेंडमेंट होता है। अगर तो आपको कोई बोलेगा, ये जो हमने एग्जांपल देखा, इन टेक्निकल एग्जांपल है जस्ट मैं आपको समझाने के लिए। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ है, कोई भी गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, जैसे पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर आपको ऐसा चेंज करना है, या उसमें कुछ नई चीज़ें डालनी है, पहले कुछ हटानी है, तो वो जो चेंज होगी ना, जो मॉडिफिकेशन होगा ना, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी पहले ऐसी चीज़ें जो पहले डाली गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, उनको पता चला था ये जो चीज़ें हमने डाली ये टाइम के साथ इररिलेवेंट हो जाएंगी, तो इसको कुछ चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है उनको थोड़ा चेंज मारना पड़ेगा टाइम के हिसाब से, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो नए से ऐड करनी पड़ेगी, जो अभी फिलहाल हमने डाली नहीं, पर आगे चल के डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये जो चीज़ें, ये जो चेंजेस करने हैं हमें, तो ये कैसे करेंगे? इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल डाल दिया, इसका नाम था आर्टिकल 368। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आता है। तो ये जो 20 पार्ट में जो आता है आर्टिकल 368, इसमें सारी चीज़ें डाली गई, प्रोसीजर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाए। मतलब हमारा ये जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो रूल्स रेगुलेशन सारे दिए गए, देश कैसे चलेगा, इसको अगर हमें अल्टर करना है, या उसको चेंज करना है, या उसमें से काफ़ी चीज़ें हटानी है और नई चीज़ ऐड करनी, तो हम कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो अमेंडमेंट जो है, ये हमें आज देखना है कि उसको कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 14वां लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने जो हमारा पहला यूनिट था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसके 9 चैप्टर देख लिए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कवर किया था। तो मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देना। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ऐड थे या इसको बाद में ऐड किया गया था? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर बाद में ऐड किया गया था तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था? तीसरा क्वेश्चन, हमारे देश में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है? चौथा क्वेश्चन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में वो टोटल कितनी है? पांचवा क्वेश्चन, जो लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी? और 6 नंबर का क्वेश्चन,
कि जो लास्ट वाली फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो बाद में ऐड की गई थी, तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड की गई थी। ओके, तो इतने क्वेश्चंस का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम ये जो हमारा पहला यूनिट है ना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क का, क्या अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन आज के इस लेक्चर में हम इसको देखेंगे। समझ गए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये 10 नंबर का चैप्टर है पहले यूनिट का, जिसका नाम है अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 1946 में, और उसके बाद ख़त्म हो गया था वो 1950 के आसपास, 1949 में लास्ट में नवंबर में। अब देखो ये 2-3 साल में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। उसमें हमारे देश के लिए जितने भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो हमारे जो संविधान निर्माता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, इन्होंने वो चीज़ें डाल दी थी। पर उन्होंने ना उसमें एक क्लॉज डाला था, मतलब एक चीज़ भी और एक चीज़ डाली थी, वो था आर्टिकल 368, जो कि पार्ट 20 में उन्होंने डाला था। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में ये डाला हुआ था आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे जितने आर्टिकल्स थे ना, तो ये आर्टिकल डाला गया था। और इस आर्टिकल में ये पावर दी गई थी कि हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने ये सोचा था कि अब जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं फिलहाल, उसमें जो चीज़ें डाल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि टाइम के साथ आगे चल के ये जो चीज़ है ये इररिलेवेंट हो जाए, समझ गए, और इसको चेंज करना पड़े, इसको निकालना पड़े। और ऐसा भी हो सकता है कल टाइम के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें ऐड करना पड़े, समझ गए आप। तो ये करेंगे कैसे? तो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज मारने मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ हटानी या कोई कुछ चीज़ डालनी, तो अगर प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से डाले या प्रेसिडेंट अपने हिसाब से डाले तो वो तो फिर बायस हो जाएगा। तो फिर इसलिए निष्पक्ष भावना के तहत अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना जाना है तो उसको पार्लियामेंट में एज अ बिल पेश किया जाएगा और सब लोग उस पर वोट करेंगे और फिर वो चेंज किया जाएगा या जो भी ऐड कर किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में नई चीज़। तो इस तरह से जो प्रोसीजर लिखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, आप समझ रहे हो ना आप, कि पुरानी चीज़ कैसे हटानी, कोई अगर इरेलेवेंट हो जाती या नई कोई चीज़ बहुत अच्छी उसको कैसे डालना है, ये सारी जो चीज़ें ये हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमें करनी है मॉडिफिकेशंस, तो उसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका नाम है आर्टिकल 368। इसके पास वही काम है अमेंडमेंट की। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ना, इसी को बोला जाता है अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझ गए होंगे। तो अमेंडमेंट में क्या आता है? अमेंडमेंट मीन्स क्या? एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो डेटा है, एक तो उसको डिलीट करना, उसको अपने हिसाब से चेंज करना या उसमें और चीज़ें ऐड कर देना, ये सारी चीज़ों को मिलके बोला जाता है अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट मतलब क्या? उसको चेंज करना, अल्टर करना या डिलीट करना, उसमें से चीज़ें उसमें नई चीज़ें ऐड कर देना। अब ये जो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये पार्ट 20 में डाला गया है इसको। कॉन्स्टिट्यूशन के जो 25 पार्ट्स हैं उसमें पार्ट 20 अमेंडमेंट को बिलोंग करता है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड जो प्रोसीजर है सारी की सारी, अमेंडमेंट कैसे करना है, वो पूरी प्रोसीजर के तहत ऐसे कोई भी मुंह उठा के अमेंडमेंट नहीं कर सकता, वो लंबी चौड़ी प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में डाली है। और उसके बाद अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो वो पावर जो है ना, वो पावर किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, विधानसभा के पास नहीं, वो पावर स्टेट असेंबली के पास नहीं, वो पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये पार्लियामेंट के पास। तो हमारे पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। तो हमने शुरू में, आपको याद है क्या, हमने जब देखा था कौन से फीचर्स देखे थे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। देखो यहाँ पे लिखा है, उसको मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो रिजिड और फ्लेक्सिबल है इसका मतलब क्या है। उससे पहले यहाँ पे देखो, ये कितने नंबर पार्ट पे ये क्वेश्चन आता है? 20 नंबर। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर लिखी गई है वो आर्टिकल 368 में आती है और वो पार्ट 20 में आती है। इसको आपको याद रखो, इस पर क्वेश्चन आता है। अब देखो अमेंडमेंट मीन्स क्या, वही हमने देखा, एडिशन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन। उसके बाद रिजिड और फ्लेक्सिबल, ये जो हम देख रहे थे अभी, इसका मतलब क्या होता है? हमारा जो संविधान है ना, इसको अगर अमेंड करना है तो इसमें कुछ जो चीज़ें, वो चीज़ों के हिसाब से अमेंडमेंट की प्रोसीजर लिखी गई। मतलब रिजिड मीन्स क्या? जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट की चीज़ें उसको अगर आपको अमेंड करना है, उसके लिए आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। मतलब कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की, और अगर वो अगर सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से, मतलब जो टोटल जो संख्या है पार्लियामेंट में उसके अगर आधे % लोग उस पर एग्री हो जाए, तो अगर वो पास हो जाए तो फिर बाकियों के साथ इंजस्टिस, क्योंकि वो चीज़ पूरे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अगर आपको उसको अमेंड करना है तो उसके लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 66%, समझ, 2/3% की उसमें सेम मेरे चाहिए। मतलब जो 50% नहीं, 50% से ज़्यादा लोग उसको एग्री करने चाहिए, इतने लोग, फिर वो चीज़ ये हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि
हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, उसके लिए 66% मेजोरिटी चाहिए। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो चेंज करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी कि उसको चेंज करने के लिए आपको 50% लोग ही चाहिए। टोटल जो पार्लियामेंट में लोग हैं ना, उसमें से 50% लोग ने भी उसको अगर एग्री कर दिया, मतलब सिंपल मेजोरिटी में होता है 50% से लोग अगर एग्री हो तो वो चीज़ बिल पास हो जाता है, अमेंडमेंट बिल। और अगर स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3, और इधर कितना है 1/2, तो ये चीज़ें इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि ये रिजिड भी, मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें एकदम आसानी से पास भी नहीं की जा, मतलब चेंज नहीं की जा सकती। और ये कैसा है, और दूसरी चीज़ ये फ्लेक्सिबल भी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी जो सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो सकती है। अब देखो यहाँ पे लिखा है नोट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान बना था तो उसको सारी चीज़ें उसमें जो चीज़ें उसको हम चेंज कर सकते थे अंडर आर्टिकल 368 के अंदर, और आर्टिकल, और कुछ चीज़ें ऐसी जो अमेंडमेंट बिना 368 का यूज़ करके भी की जा सकती है, जैसे हमने देखा था सिटीजनशिप चैप्टर में। अब देखो 1973 में क्या आया था, एक केस आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम था केशवानंद भारती केस। उसके वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप सारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, आप मतलब कौन, पार्लियामेंट मतलब सरकार, बट कुछ हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक फीचर और बेसिक स्ट्रक्चर एक ही, वो लिस्ट हम जारी करें, उसमें जितनी चीज़ें लिखी हुई ना, उसमें आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आप वो चेंज करते उसमें तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी, उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर जुडिशियरी को लगा ये सही है तो फिर वो चल जाएगा, नहीं तो हम उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। और ये हमें ये जो हमारा पहला यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर वही है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें वो कौन सी चीज़ें वो हमें बाद में देखनी, समझ गए। तो अभी ये जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था केशवानंद भारती केस में 1973 में, उसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को, हम जो देख रहे हैं अभी अमेंडमेंट चैप्टर, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं या स्पेशल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं। बट उसमें बस एक चीज़ है, एक कंडीशन ऐसी है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग से, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब उसमें जो चीज़ें डाली गई सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, और किया तो फिर उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ है ये बिल, तो उसको वो जो बिल होगा अमेंडमेंट, उसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखो, वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव गिवन द मेनी पॉइंट्स दैट कंस्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, मतलब काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ना, उसमें से वही बोला जाता है कि उसने बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको फॉर्म किया जाए, और बाकी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो फॉर्म किया था केशवानंद भारती केस के बाद। समझ गए भाई आप। अमेंडमेंट तो हम कर सकते हैं, पर उसमें रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आसानी से कुछ चीज़ें अमेंड हो जाती है, कुछ चीज़ों के लिए बहुत पापड़ पेलने पड़ते हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो चलो आगे चलते हैं। अभी हमारा जो आज का लेक्चर, हमें इसमें 4 चीज़ें देखनी। अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रोसीजर जो है अमेंडमेंट, ये तो हमने देख लिया, वापस एक बार ऊपर देखते हैं। प्रोसीजर क्या होती है, टाइप ऑफ अमेंडमेंट, और एक नोट। हम देखो एक को देखते हैं, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने देख लिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में और आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर है उसको लिखा गया है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो सारी पावर है वो आर्टिकल 368 में डाली गई है, उसको यूज़ करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। समझ गए। तो याद रखो पार्ट 20 और आर्टिकल 368। उसके बाद आगे ये देखो यहाँ पे, ये हम देखते हैं आगे एक्चुअली ये क्लासिफिकेशन कैसे होता है। दूसरा प्रोसीजर, अब अगर आपको चीज़ अमेंड करनी, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड करना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, आप उसको अमेंडमेंट कैसे करोगे। सबसे पहले क्या होगा, जो आपको चीज़ अमेंड करनी उसको आपको एक बिल लेके आना पड़ेगा, कहाँ, पार्लियामेंट में। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पस ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अगर आपको कोई चीज़ अमेंड करनी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको वो चीज़ पार्लियामेंट में क्या हाउस में लानी चाहिए, इधर हाउस मतलब एक तो लोकसभा या राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा में वो चीज़ नहीं चलेगी। उद्धव ठाकरे कल कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता, उसके लिए पार्लियामेंट में मोदी साहब ही कर सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती या अल्टर या अमेंड नहीं कर सकती। समझ गए आप। अब मैं आपको, हम उसको ना एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एक एग्जाम्पल कहते हैं, देखो अभी हमारे देश का जो एक स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसमें एक आर्टिकल लागू था, उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था उस स्टेट को, वो था आर्टिकल 370। अब आपने देखा होगा कि इसको पार्लियामेंट में जो अमित शाह है
वो अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर, वो चिल्ला चिल्ला के रोज डिबेट चल रही थी उधर, लोग विपक्ष के लोग हंगामा करते थे, गाली गलौज धक्का बुक्की, उस टाइम सारा चीज़ें हुई थी। तो इस चीज़ को निकाल दिया था, आपको पता होगा 370 को हटा दिया था, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जो भी हुआ था। बट अब 370 को हटा कैसे गया था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था ना। अब आर्टिकल जैसे आर्टिकल 368 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन को हटाना है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं आप, वैसे आर्टिकल 370 में कुछ लिखा था ना, उसमें जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेशल प्रिविलेज दिया था उसको, जम्मू कश्मीर को। तो इसको हटाना मतलब वो स्पेशल प्रिविलेज को इनवोक करना, उसको निकाल लेना। अब वो निकाला कैसे गया था, तो उसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। तो ये जो है ना, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, वो बिल पास होगा पार्लियामेंट में। तो अमित शाह जी ना ये बिल लेके आए थे, समझ गए, ये बिल को लेके आए वो पार्लियामेंट में, उन्होंने रखा कि मैं होम मिनिस्टर हूँ देश का और मैं ये बिल लाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश का जो एक स्टेट है, कौन सा, जम्मू कश्मीर, उसको जो स्पेशल प्रिविलेज दिए गए वो आर्टिकल 370 उसको हमें हटाना है। समझ गए, अब एक एक स्टेप देखते हैं और फिर ये एग्जाम्पल को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पार्लियामेंट में 20 बिल पास इंट्रोडक्शन होगा, मतलब पार्लियामेंट में 20 बिल लाया जाएगा। तो आर्टिकल 370 का तो बिल पार्लियामेंट में लाया गया था। उसके बाद इंट्रोड्यूस दी, ये जो बिल है, बिल इज इंट्रोड्यूस इधर बाय द मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर एंड डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है ना, बाकी जो बिल होते हैं कुछ जैसे मनी बिल वगैरह होता है, पैसे के मामले में जो बिल होता है, फाइनेंस बिल होता है, मनी बिल और फाइनेंस बिल, इसको अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है ना, तो इसके लिए हमारा जो प्रेसिडेंट साहब है उनकी परमिशन चाहिए पहले। मतलब जो बिल है उसका ऊपर पहला पेज होता है, उधर लिखा होता है कि हम ये बिल लाना चाहते हैं पार्लियामेंट में, आपकी परमिशन चाहिए। तो फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं उस पर और फिर वो बिल आता है पार्लियामेंट में, और उसके बाद वो जो प्रोसीजर है आगे, वो 2/3 मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी वो चलता रहता है। और फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो बिल है, उसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। ये बनता है क्वेश्चन। देखो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का जो बिल है वो कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो आएगा ओनली मिनिस्टर, ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्राइवेट मेंबर, ऐसा मतलब क्वेश्चन है। 2-3 चीज़ें देंगे। तो एक तो मिनिस्टर भी उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब जैसे अमित शाह जो गवर्नमेंट नहीं, एक प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है जो कि मिनिस्टर नहीं, सिंपल वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल खासदार है वो। और ये जो बिल ये लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। बिना प्रेसिडेंट को पूछे डायरेक्ट मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर ये बिल ला सकता है। जैसे अभी हमारे अमित शाह है, वो मिनिस्टर ना, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, तो होम मिनिस्टर में तो एक मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर है। तो वो मिनिस्टर ने आर्टिकल 370 को हटाने वाला बिल लाया था, समझ गए। तो इंट्रोडक्शन का पार्लियामेंट में बिल इंट्रोडक्शन हुआ और मिनिस्टर ने किया। यहाँ तक हम एग्जाम्पल देख रहे थे। आगे, द बिल मस्ट बी पास बाय इन ईच हाउस by the special majority, that is the majority of 50% of total membership of the house and the majority of two-third of the member of the house present and voting। मतलब देखो ये क्या बोल रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है ना, उसको अगर आपको पास करना है तो उसमें जो 50% लोग जो आप प्रेजेंट है ना, वो प्लस वो तो होनी चाहिए 50% मेंबर, उसके बाद 2/3 जो हाउस में टोटल 2/3 मेंबर ना 66%, इन लोगों ने उसको पास करना चाहिए। मतलब इन लोगों ने उस जो बिल है, जैसे अभी अमित शाह जी ने ये बिल लाया था, तो उस टाइम पे वो बिल लाया, उन्होंने वहाँ पे प्रपोज किया पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में जो 2/3 मेंबर थे ना, अब देखो 2 टाइप के बिल होते हैं। एक तो ऐसा है अमेंडमेंट का बिल, उसमें सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाता है, एक में स्पेशल मेजोरिटी से हो जाता है। वो टाइप ऑफ मेजोरिटी हम देखने वाले हैं। अब जैसे एग्जाम्पल मानो कि अमित शाह जी ने कोई बिल लाया जैसे 370, तो उसको वहाँ पे उन्होंने पास पार्लियामेंट में डाल रख दिया। तो अगर उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब हमारा जो लोकसभा है उसमें कितने 552 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 250 मेंबर हैं। अब बिल तो दोनों हाउस से पास होना चाहिए। तो इसमें से 2/3 मतलब कितने 300 के आसपास, और इसमें से 2/3 मतलब 150 से आसपास, 150 से ज़्यादा। तो ये जो मेंबर है, इन लोगों ने जैसे लोकसभा में बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ पे उन्होंने बोला ये बिल ला रहा हूँ मैं, इसको ऐसा ऐसा चेंज करना है, उसको वोट करो। तो 350 लोग जब उसको बोलेंगे ना, हाँ वोटिंग होगी ना, वोट करेंगे, फिर वो बिल वहाँ से पास होकर जाएगा राज्यसभा, उधर ये 150 से ज़्यादा लोग उस पर वोट करेंगे, उधर से पास होकर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा, तो हो गया बिल पास, हो गया चेंज। मतलब जो हमें अमेंडमेंट के तहत जो चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा होता है बिल, एक तो दोनों हाउस से पास होना चाहिए, उसके बाद वो प्रेसिडेंट से भी, प्रेसिडेंट की भी उस पर साइन चाहिए, एसेट। तो यहाँ तक हमने देख लिया। तो बिल यहाँ पे आता है, यहाँ पे वोटिंग होती है। वोटिंग में देखो यहाँ पे लिखा है ईच हाउस मस्ट पास बिल सेपरेटली। जैसे अभी मैंने बताया ना, राज्यसभा और लोकसभा ये बिल को अलग अलग पास करते हैं। बट क्या होता है, नॉर्मल जो बिल होते हैं ना, अमेंडमेंट का बिल छोड़ के, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाला, मॉडिफाई करने वाला जो बिल है, इसको छोड़ के जो नॉर्मल हमारा जिंदगी की ये डे टू डे जो बिल आते हैं हमारे, इसको ना एक प्रोविजन होता है, इसमें एक प्रोविजन होता है, उसको बोलते हैं जॉइंट सिटिंग। मतलब अगर लोकसभा देखो यहाँ पे इतने मेंबर है, इसको मैंने आपको इससे पहले बताया था। अगर कल ऐसा हो जाए, ये एक बिल है, वो कोई गवर्नमेंट है जो लोकसभा में मेजोरिटी में
पर राज्यसभा में उनके पास 80 खासदार हैं, तो उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तो उनके पास उतने लोग नंबर ही इकट्ठे नहीं हो रहे, या हाफ मतलब सिंपल मेजोरिटी भी चाहिए। फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे उनको 400 मेंबर हैं, समझ रहे, मतलब ये 550 और ये 250, मतलब मान लो आप ये टोटल मिला के 750 है। इनके पास इधर 80 है और इधर 400 है, समझ गए आप। पर इधर बिल पास होता है, पर इधर जाता है इनका, इधर मेजोरिटी नहीं, इधर विपक्ष है सारा का सारा ज़्यादा, तो इधर इनका बिल पास ही नहीं होता। तो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल के लिए, नॉर्मल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट छोड़ के बाकी जो बिल होते हैं उसके लिए एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है जॉइंट सिटिंग। मतलब अगर कोई बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एक हाउस से पास हो रहा है, दूसरा हाउस से पास ही नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, दोनों हाउस को मिला देते हैं, समझ रहे। स्पीकर जो प्रेसिडेंट है हमारा वो बोलता है जॉइंट सिटिंग करो, जॉइंट सिटिंग, फिर दोनों हाउस मिल जाते हैं और फिर मेजोरिटी दोनों हाउस के जो मेंबर है उसमें दोनों मिला के फिर मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है। जैसे कितने यहाँ 750, तो कितने हो जाएंगे 750 के आधे, तो कितना 375 हो जाएंगे। उतने मेंबर तो दोनों मिला के 750 स्ट्रेंथ हो गई, तो मेजोरिटी के लिए कितने चाहिए 375। अब इनके पास इधर 80 है, मतलब इनके पास सिर्फ 80 गवर्नमेंट के पास इधर, पर इधर 400 है ना, तो 480 हो गए ना इधर। मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अगर लोकसभा में बहुत ज़्यादा सीटें और राज्यसभा में कम सीटें, तो वो ऐसा गेम खेलती है, वो जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन करती है। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसके लिए जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखो आप। तो हमने इस स्लाइड में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख ले। सबसे पहला, बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का? मिनिस्टर भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर कर सकता है, और उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए। वो 2/3 मेजोरिटी से और सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल प्लस स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास किया जाता है, और एक दोनों हाउस से वो अलग अलग पास किया जाता है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं। दो चीज़ें, प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं है और जॉइंट सिटिंग की भी प्रोविजन नहीं है, समझ गए। तो ये हमने अभी देख लिया। उसके बाद इफ़ बिल 6 आई मीन 2, देखो नॉर्मल, देखो यहाँ पे कुछ एक्ट जो चीज़ें बिल में, उसको अगर एक लेवल के बाद को अगर चीज़ को आपको पास करना है, अमेंड करना है, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो जैसे फेडरल प्रोविजन, इट मस्ट और, तो अगर कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारा देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल मतलब क्या, स्टेट, ऐसी चीज़ें जो स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के जो किसी चीज़ को अगर चलाते हैं, समझ रहे, मतलब हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ें जो दोनों को कंसर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी कंसर्न करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कंसर्न करती है, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है उसको अगर चेंज करना है, तो वो बिल तो आपको पार्लियामेंट में भी पास करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से। उसके साथ साथ जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा देश की, वो आधे जो विधानसभा है ना हमारे देश के स्टेट, आधे स्टेट की जो विधानसभा है उसमें से सिंपल मेजोरिटी से पास होने चाहिए, तब जाके फिर वो जो फेडरल प्रोविजन है वो चेंज होगा। इसको आगे भी हमें देखना है, समझ गए। तो ये याद रखो। और जैसे दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है, जैसे लोकसभा में बिल गया, राज्यसभा में गया, वो पास हो गया दोनों जैसे। और अगर कोई बिल ऐसा है जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है, वो फिर स्टेट लेजिस्लेचर से भी अगर पास हो गया आधे से ज़्यादा, फिर क्या होगा, फिर आगे बिल क्या आ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास जाएगा उसके एसेट के लिए, तो प्रेसिडेंट सर उसको एसेट करेंगे और फिर मतलब उसको अपनी जो है हामी भर देंगे और फिर वो बिल एक्ट बन जाएगा। एक और एक चीज़ उसमें याद रखनी है आपको, अगर बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला है तो उसको प्रेसिडेंट उसको जो है विड्रॉ नहीं कर सकता अपना एसेट, मतलब उसको मंजूरी देनी ही पड़ेगी। वो नहीं बोल सकता कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, या उस बिल को वापस नहीं भेज सकता रिकंसिडरेशन के लिए। मतलब क्या हो, देखो नॉर्मल जो बिल्स होते हैं ना, प्रेसिडेंट अगर मूड में आ जाए तो प्रेसिडेंट क्या करता है, वो बोलता है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप इसको वापस इस पर देखो, इस बिल को इस पर वापस थोड़ा सोच विचार करो, और वो वापस वो बिल को पार्लियामेंट में भेज देता है, बोलते इसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है, इसको वापस ठीक से करो, आप मेरे पास लेके आओ। और कुछ बिल ऐसे होते हैं प्रेसिडेंट बोलता है डायरेक्ट अपने एसेट ही नहीं देता, मतलब उसको मंजूरी देते नहीं, बोलता मुझे पसंद नहीं, ये बिल खारिज कर दो, समझ रहे। बट अगर बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो तो प्रेसिडेंट वहाँ यहाँ पे नाटक नहीं कर सकता, यहाँ पे उसको झक मार के मतलब एसेट भी देनी है और उसको वापस नहीं भेजना है, समझ रहे। तो ये देखो जैसे प्रेसिडेंट जो है हमारे देश के, मतलब सारे हमारे देश की बात करें फिलहाल, वो इसको एसेट देते हैं तो ये बिल बन जाता है, समझ रहे, एक्ट बन जाता है। आपने सुना होगा ना कि सिटीजनशिप एक्ट, और पहले तो बोलते हैं सिटीजनशिप बिल, तो बिल तब तक होता है जब तक वो पार्लियामेंट में खेल रहा है, इधर से उधर, समझ रहे, इधर से उधर छलांग लग रहा है, मतलब लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट, जब उधर ये गेम खेल रहा है, प्लेइंग चल रहा है, तब उसको बोलते हैं बिल। पर जैसे वो प्रेसिडेंट दोनों हाउस से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट भी उसको असर्ट कर देते हैं, फिर वो बन जाता है एक्ट, समझ गए। तो चलो आगे, अभी हमने ये दो चीज़ें देख ली। यहाँ पे तीसरी चीज़ है टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट की कुछ टाइप्स होती हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया ना, दो टाइप के अमेंडमेंट होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होता है जो कि आर्टिकल 368 के अंदर आता है, समझ रहे। अगर आर्टिकल 368 के अंदर अगर अमेंडमेंट आता है तो उसमें दो टाइप के, इसमें तो एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपको, या उसमें क्या चाहिए आपको,
स्पेशल मेजोरिटी प्लस, मतलब देखो अगर आर्टिकल 368 के अंदर अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो उसमें तो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस चेंज करने हैं उसके लिए तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 368 के अंदर सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास नहीं होता, उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो फिर और अगर जो अमेंडमेंट चल रहा है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। बट अगर वो जो अमेंडमेंट है, वो जो सब्जेक्ट है जिस चीज़ का अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो अगर फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है हमारे, मतलब उसमें स्टेट लोग भी कंसर्न है, समझ रहे क्या, तो फिर क्या होगा, फिर तो ये 2/3 मेजोरिटी चाहिए। प्लस जो हमारे देश के जो आधे विधानसभा है ना, तो आधे विधानसभा ने भी उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना चाहिए। ये हो गया आर्टिकल 368। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अमेंड करना है आर्टिकल 368 के तहत, तो स्पेशल मेजोरिटी से भी हो सकता है कुछ सब्जेक्ट, और कुछ सब्जेक्ट को स्पेशल मेजोरिटी प्लस ये जो हमारे आधे स्टेट है इनका भी सिंपल मेजोरिटी से, इनकी विधानसभा से वो चीज़ें पास होनी चाहिए। बट अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, समझ रहे ना, आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है बस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है, यहाँ जो दिया हुआ है ना स्पेशल मेजोरिटी, मतलब हमारा देश का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंदर है तो उसको आपको स्पेशल मेजोरिटी से ही होगा, वो सिंपल मेजोरिटी से होगा नहीं। हमारा संविधान को अगर चेंज करना है तो वो 368 के अंदर, तो उसके लिए स्पेशल 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और अगर उसमें स्टेट भी कंसर्न है तो 2/3 मेजोरिटी भी चाहिए। और जो स्टेट है हमारे देश के, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल 28 स्टेट है, तो 28 में कितना, उसका आधा कितने होता है 14, तो 14 स्टेट के जो विधानसभा असेंबली, उसमें से वो उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर जो है 14 स्टेट के, उन्होंने भी उसको पास करना चाहिए सिंपल मेजोरिटी से, तब जाके वो चेंज हो जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। बट अगर अमेंडमेंट करना है हमें, अमेंडमेंट तो है बट वो अंडर 368 के अंदर नहीं आता। जैसे हमने देखा था सिटीजनशिप का क्लॉज, तो उसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ना उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ना स्टेट से रेटिफाई करना चाहिए। समझ गए ना आप, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, समझ रहे क्या आप, ये दोनों अलग अलग है। मतलब हर बिल को आधे स्टेट उसको रेटिफाई नहीं करने हैं अपने असेंबली में, बस कुछ स्टेट सब्जेक्ट जो अमेंडमेंट के कुछ सब्जेक्ट है ना जिसमें स्टेट भी कंसर्न है, फेडरल स्ट्रक्चर है वो, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों का भी उसमें चीज़ें दोनों से रिलेटेड, तो उसको सिर्फ आधे स्टेट रेटिफाई करेंगे। नहीं तो बाकी जो 99% चीज़ें हैं ना वो डायरेक्ट स्पेशल मेजोरिटी से ही होती है पार्लियामेंट में, उसमें स्टेट को कोई मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स यहाँ दिया हुआ है, देखो द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट इज गिवन इन अंडर 368, वो यहाँ पे दिखाता हूँ, उसमें दिखा है कि जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर है वो 368 में दी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, वो मेजोरिटी से पास होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है वो दोनों हाउस से पास होने चाहिए सेपरेटली बाय एब्सोल्यूट और स्पेशल मेजोरिटी। तो देखो टाइप ऑफ मेजोरिटी दिया है यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए, तो इतने टाइप के अमेंडमेंट समझ रहे, सिंपल मेजोरिटी। अब देखो ये सिंपल मेजोरिटी ये 368 के अंदर आता है क्या, नहीं, बट टाइप ऑफ अमेंड के लिए जो मेजोरिटी चाहिए, मतलब हमारे संविधान को अमेंड करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए, कौन से अलग अलग, तो वो हमें इस चैप्टर में देख रहे हैं कि कौन से मेजोरिटी से क्या क्या चेंज होता है। ये मेजोरिटी जैसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मतलब कितने % लोग उसको एग्री होने चाहिए उस बिल में, कितने % लोगों ने वोट देना चाहिए। जैसे हमने देखा स्पेशल में कितना 2/3% लोगों ने उसको वोट देना चाहिए, मतलब 66% लोग, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर मतलब 66% मेंबर। सिंपल मेजोरिटी में कितने होते हैं 50%। तो हमें ये सारे इसके हिसाब से देखना है सारे। अब इसमें ये जो सारे हैं ना, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंदर आते हैं, 2 से लेकर 5 तक। बस ये सिंपल वाला ना ये 368 के अंदर नहीं आता है, ये भी संविधान को चेंज करता है, पर ये 368 के अंदर नहीं आता, ये 50% से पास होता है। तो सबको हम एक एक को देखने हैं। तो चलो ये देखो, ये मैंने ना एकदम ये याद रखने के लिए ना शॉर्टकट बनाया है ये वाला। आगे चल को इसको एक एक स्लाइड में देखना है, तो ये स्क्रीन, ये जो स्लाइड है मैं आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको याद रहे। अब देखो एक एक को देखते हैं। यहाँ पे देखो सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, जैसे कोई बिल आया सिटीजन, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया होगा उसका, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 2 हमने देखा था, आर्टिकल 2 ही, जैसे कि अगर श्रीलंका है, श्रीलंका अगर कल कुछ नाटक कर रहे हैं, हमने उन पर आक्रमण कर दिया और उसको हमारा स्टेट बना लिया। अब श्रीलंका को हमारा स्टेट बनाना है, पर बनाएंगे कैसे, तो आर्टिकल 2 में वो पावर दी गई कि जब भी आपको एक्सटर्नल टेरिटरी इंडिया की ऑलरेडी जो इंडिया के पास एग्जिस्टिंग टेरिटरी उसको छोड़ के उसको अगर आपको स्टेट बनाना है, तो आर्टिकल 2 के पास पावर दिए कि आप उसको एक बार अपने पार्लियामेंट में बिल लाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करो, आर्टिकल 1 को भी अमेंड करो और आर्टिकल 2 को यूज़ करके। तो जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा होगा ना इंडिया एंड इस टेरिटरी, तो उसमें जो टेरिटरी उसमें लिखा होगा कि हमारे पास ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी और मे एक्वायर, तो उसमें डाल दो उसका नाम भी कि हमने इसको, जैसे हमारे 28 स्टेट है तो 29 स्टेट बन गया अच्छा हमारा श्रीलंका, तो आर्टिकल 2 की पावर यूज़ करके हम जो नया स्टेट है उसको डाल सकते हैं। पर उसके लिए हमें पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट का बिल लाना पड़ेगा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा और उसमें लिखेगा कि अब तक हमारे पास इतने स्टेट थे, आज ये स्टेट भी ऐड हो गया। समझ गए। अब ये चीज़ करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की नहीं, मतलब आर्टिकल 368 के अंदर इसको डालने की ज़रूरत नहीं, इसको यूज़ करके अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं। ये सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट हो जाता है। इसका मतलब पार्लियामेंट में बिल आएगा ना, तो 50% से जो टोटल मेंबर है दोनों हाउस में, दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अगर उसमें सहमति दे देंगे
तो वो बिल पास हो जाएगा, समझ रहे। तो सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता, इसको याद रखो बस आप। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डज नॉट मेंशन टाइप ऑफ मेजोरिटी, इट इज एज मेजर सिंपल। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बिल आ रहा है, ये तो छोड़ा, मतलब हमने ये तो देख लिया अभी का सिंपल मेजोरिटी आर्टिकल 368 के अंदर आता नहीं। और सिंपल मेजोरिटी मतलब कितना, उसके जो टोटल मेंबर है उसमें जितने प्रेजेंट है उसमें से 50% लोग प्रेजेंट जो है उस जैसे क्या रहा उसमें 400 लोग प्रेजेंट है, तो 200 लोग जो जितने भी प्रेजेंट है उसमें से आधे लोगों ने उसमें प्रेजेंट जो लोग है उसमें वोटिंग करनी चाहिए उस बिल के पक्ष में, तो बिल पास हो जाता है। तो अगर आर्टिकल 368 के अंदर बिल अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए अलग मेजोरिटी है। बस सिंपल मेजोरिटी जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर आता नहीं, उसमें सिर्फ 50% लोगों की सहमति चाहिए, ये तो हमने देख लिया। पर इसके बावजूद अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई दूसरा भी बिल अमेंडमेंट हो या कोई भी बिल हो, अगर उसमें मेजोरिटी की डिस्कस नहीं किया गया ना, मतलब उन्होंने बोला कि हमें ये बिल है और इसमें इतने इतने मतलब हम मेजोरिटी ले रहे, तो अगर कौन सी मेजोरिटी वो जैसे इतने टाइप की मेजोरिटी ना, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट, अगर मेजोरिटी का जिक्र नहीं हुआ है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो सिंपल मेजोरिटी बाय डिफॉल्ट सिंपल होता है, समझ गए आप। तो उसके बाद चलो आगे, यहाँ देखो अब कौन से बिल आते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको हमें चेंज करना है कोई बिल को, तो सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस से पास किया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। इसको नॉट कंसिडर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाएगा। उसके एग्जांपल कौन सी चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से अमेंड की जा सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये आर्टिकल 2 के तहत आता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टर बाउंड्री और जो नेम है स्टेट के वो भी हम चेंज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग 368, पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो करना है, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है, आर्टिकल 2 के अंदर आता है। अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल इन स्टेट। अब लेजिस्लेचर काउंसिल मतलब क्या, विधान परिषद जो होती है हर एक स्टेट की, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो अगर चेंज करनी है आपको, क्रिएट करनी, मतलब किसी कोई स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर कल जो उद्धव ठाकरे वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल भेजेंगे हमें ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हटाना है, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी से हटाया जाएगा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद चेंज इन द सेकंड शेड्यूल, जो हमारे देश में अलग शेड्यूल हैं जितने, तो जो सेकंड शेड्यूल है 12 शेड्यूल है अभी फिलहाल, उसमें उसको चेंज करना हो। जैसे कि उसमें क्या है, ये जो अलाउंसेस है, जो प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर एंड जज, ये जो लोग हैं ना, इनके अलाउंसेस, इसका पेमेंट वेमेंट, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सेकंड शेड्यूल में आता है, तो इसको भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जा सकता है। तो चेंज इन द रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम ऑफ पार्लियामेंट, कोरम मतलब क्या, जो जितने लोग, जैसे अभी हमारे पार्लियामेंट में ऐसे लिखा गया है कि 20% जितने टोटल मेंबर है उसमें से 10% लोग प्रेजेंट होंगे तभी पार्लियामेंट का सेशन चालू हो जाएगा, तो ये कोरम बोलता है। तो ये कोरम की जो रिक्वायरमेंट है ये भी सिंपल मेजोरिटी से चेंज की जा सकती है। सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1000 लोग हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस। प्रोसीजर, चेंज इन द रूल ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, वो भी, और चेंज इन द प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर ऑफ एंड इट्स कमेटी, तो ये चीज़ें। उसके बाद यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट और चेंज इन द यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब अगर हमारा देश का जो पार्लियामेंट है उसका अगर ऑफिशियल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चेंज करना है तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। ये क्या है, नंबर ऑफ जज और सुप्रीम कोर्ट, ये चेंज दैट नीड टू रिडिफाइन, अगर ये करना है तो उसके लिए भी जुडिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिडिक्शन है, पावर कहाँ तक है वो। उसके बाद इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिलिमिनेशन मतलब जो कंस्टिट्यूंसी उसकी साइज बढ़ाने से रिलेटेड। उसके बाद चेंज इन द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, तो ये 5th शेड्यूल में आते हैं और ये 6th शेड्यूल में आते हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें ना अभी हम तक देखिए, इसको अगर चेंज करना है तो पार्लियामेंट में से आधे से ज़्यादा लोग अगर राजी हो तो भी हो जाएगा। इसके लिए 368 यूज़ करके पूरा अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, समझ रहे। उसके बाद दूसरा जो मेजोरिटी का टाइप है वो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब सिंपल में कितने लोग हैं, सिंपल में जितने लोग प्रेजेंट है, जैसे पार्लियामेंट में कितने लोग हैं, लोकसभा में है 552 और राज्यसभा में कितने 250, तो इसमें से जितने, जैसे ये बिल लोकसभा में बिल आया और इधर राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा तो वो एक्ट बन जाएगा, आप समझ गए। अब 552 मेंबर है, तो ये जो पहला था सिंपल मेजोरिटी, इसमें क्या है, जितने लोग इधर प्रेजेंट है, जैसे अगर इधर 400 लोग प्रेजेंट है तो इधर क्या लिखा है देखो, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो इसमें अगर 400 है तो उसमें से कितने होने चाहिए, 200 लोगों ने क्या करना चाहिए, 200 लोगों ने इस चीज़ के बिल में वोट देना, बिल के फेवर में वोट देना चाहिए। और अगर यहाँ पे 250 है तो यहाँ पे अगर 240 लोग प्रेजेंट हैं तो कितना 120 लोगों ने उसको क्या करना चाहिए, बिल को समर्थन में वोट करना चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन मार देगा और एक्ट बन जाएगा, समझ गए। ये तो सिंपल मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, एब्सोल्यूट मतलब क्या है, ये जो हमने देखा ना, जितने प्रेजेंट और वोटिंग, इधर भाई सब प्रेजेंट और वोटिंग नहीं, इधर क्या बोल रहे हैं, या क्या है, मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इसका मतलब कि यहाँ पे कितना है, 552 है ना, तो 552 मतलब ये कितना होता है, इसका आधा होता है 26, और ये 500 का 250 और ये कितना हो जाता है, मतलब ये 306, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इधर 306 हो गया और इधर कितना होता है, 250 का आधा कितना, 175, 150 का 300 होता नहीं, 175 नहीं, कितना होता है ये, 200 का आधा 100 और ये 50 का 125। अब देखो यहाँ पे
125 मतलब राज्यसभा में 125 और लोकसभा में कितना 306 नहीं, कितना होता है ये 552, क्या 552 मतलब 500 का आधा 250 होता है और इसका आधा 26 होता है। तो 26 मतलब कितना, ये हो जाता है टोटल 276। अब देखो 276 बोल रहे 276। अब लोकसभा में अगर आपको बिल पास करना है और राज्यसभा में भी उसको पास करना है बाय यूजिंग एब्सोल्यूट मेजोरिटी, तो आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर है ना पार्लियामेंट में चुन के आए, भले वो वहाँ प्रेजेंट हुए नहीं, उसके आधे से ज़्यादा लोगों ने उस पर साइन करना चाहिए। मतलब लोकसभा में जितने में सीट से कितना 552, उसमें से उसका अगर आधा किया जाए तो कितना होता है 276 होता है। तो 276 जो लोग हैं उन्होंने उस बिल को जैसे उधर प्रेजेंट 400 ही, समझ रहे 400 प्रेजेंट है और इधर कितना, इधर भी कितना, इधर फॉर एग्जांपल 200 प्रेजेंट है, पर इसमें 200 में से 125 लोगों ने उसको 200 के आधे नहीं, टोटल स्ट्रेंथ के आगे आधे, समझ गए ना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मतलब जो पार्लियामेंट दोनों हाउस है लोकसभा राज्यसभा, उसमें जो एब्सोल्यूट नंबर है जितने लोग हैं उसमें प्रेजेंट कितने हुए हो फिलहाल पार्लियामेंट में, पर जितने टोटल चुन के आए उनमें जो आधे लोग हैं उन्होंने उस बिल को पारित करना चाहिए, मतलब पारित मतलब उसको उसके फेवर में वोट देना चाहिए, तभी वो बिल पारित होगा। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये क्वेश्चन आता है सिंपल मेजोरिटी में कितना होता है एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट समझ गए ना, टोटल जो मेंबर ऑफ स्ट्रेंथ है, मेंबर की स्ट्रेंथ है वो उससे उसका 50% से ज़्यादा। उसके बाद तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है वो ये तो हमने देख लिया, जनरली कितना 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2/3 ऑफ प्रेजेंट और वोटिंग। मतलब इसमें दो चीज़ें होती है, इधर एक तो जो हमारा कितना है 502 है और इधर कितना 250, इसमें एक तो टोटल के कितना 2/3 मतलब 66% होने चाहिए दोनों में से टोटल का, इधर भी 66% इधर, या और जो प्रेजेंट है प्रेजेंट में से प्रेजेंट में से कितना 66% होनी चाहिए। मतलब इसमें एक एक्सेप्शन दिया कि अगर आपको बिल को अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो एब्सोल्यूट मतलब टोटल जो पार्लियामेंट के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है खासदार लोग हैं उसमें से जितने प्रेजेंट हैं उसमें से 66% अगर लोग वोट कर देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा, या जितने प्रेजेंट है उसमें से 66 कर देंगे तभी वो बिल पास हो जाएगा। तो मेजोरिटी ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन नीड अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी, मतलब सारे बहुत ज़्यादातर जो चीज़ें ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368, अब पिछला वाला जो था वो भी ये छोड़ के बाकी सारे ना इसके लिए ये 368 के अंदर आते हैं। तो मेजोरिटी जो हमारे देश के जितने भी चीज़ें अमेंडमेंट करने ना उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती, समझ गए। तो टोटल में यही बताया मैंने अभी आपको, टोटल मेंबरशिप है उसकी 2/3 चाहिए, या जितने प्रेजेंट है उसकी 2/3 चाहिए, समझ रहे। यहाँ पे देखो दिस इज़ द मेजोरिटी ऑफ टोटल, मतलब 50% हमारा जो ये इसका तो 50% चाहिए। देखो इधर क्या लिखा है, जनरल 2/3 ऑफ टोटल, और एक ये बताया मैंने 2/3 ऑफ हाउस का होना चाहिए, या 2/3 ऑफ प्रेजेंट और वोटिंग होनी चाहिए, या और एक चीज़ इसमें मेजोरिटी में 50% जो है वो 50% मेंबर ने उसको एग्री करना चाहिए, मतलब सिंपल मेजोरिटी प्लस 2/3, मतलब सिर्फ एक नहीं 50% ने भी उसको वोट करना चाहिए और 2/3 ने भी वोट करना चाहिए, फिर भी उसको भी स्पेशल मेजोरिटी माना जाता है। तो ये आता है स्पेशल मेजोरिटी में। देखो स्पेशल मेजोरिटी में कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो फंडामेंटल राइट आता है, दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी आता है, तीसरा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब अगर ये चीज़ों को अगर आपको चेंज करना है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और DPSP, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, इसमें से कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी ना तो क्या होता है पता है आपको, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। मतलब पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर जो है 66% मेंबर उसके लिए एग्री होने चाहिए दोनों हाउस से। एक हाउस में जैसे अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटी उसमें कोई एक उसको चेंज करना है, उसमें ड्यूटी ऐड करनी है, जैसे कि बाद में ऐड की थी मैंने आपको बताया था ना 2001 में शायद, हाँ एक चीज़ ऐड कर दी थी, एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी थी। तो पहले तो कितनी थी, पहले 10 थे, अभी 10 थी, अभी टोटल कितनी अभी आंकड़ा है 11 है मतलब। तो अभी 11 जो है 11 हुई कितनी 2001 में ऐड की, तो वो कैसे ऐड की हुई पता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया होगा पार्लियामेंट में, लाया गया होगा, उसके बाद उसमें वोटिंग हुई होगी, उसमें वो चीज़ डाली होगी, वोटिंग हुई होगी, तो इधर लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी 66% उसको वोट किया होगा उसके पक्ष में, उनको पूछा होगा वोटिंग के लिए, और राज्यसभा में भी 250 है उसमें से भी 66% वोट है उन्होंने दिया होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास गया होगा, प्रेसिडेंट ने साइन मारा होगा और फिर वो चीज़ ऐड की होंगी उसमें, समझ गए। तो इनों में इसमें अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो चलो आगे यहाँ पे देखो यहाँ दिखा हुआ है 2/3 मतलब कितना, जो लोकसभा है एक्चुअली इधर 552 है, इधर कितना चाहिए 364 और उससे ज़्यादा चाहिए, और राज्यसभा में कितना 164 और उससे ज़्यादा चाहिए, समझ रहे ना। 66% अगर वोट चाहिए तो इतना चाहिए। यहाँ पे देखो वेयर कैन उस इंट्रोड्यूस कौन से भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको सपोर्ट चाहिए कितना मिनिमम 1/4 ऑफ द स्टेट ऑफ द हाउस, मतलब बिल लाने के लिए ना एक पिटिशन वहाँ डाली जाएंगी, मतलब हमें ये बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 1/4 जो टोटल हाउस है ना उसमें से 1/4 जो लोग हैं उन्होंने उस पर
ये एग्रीमेंट मतलब 25% लोगों ने साइन करना चाहिए हाँ हम बिल लाने के पक्ष में, तो फिर वो बिल लाया जाएगा, पास कैसे किया जाएगा, जो टोटल हाउस की स्ट्रेंथ है उसमें से 2/3 लोग उसको वोट करेंगे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर प्रेसिडेंट साइन करेगा और फिर वो बिल बनेगा। क्या बनेगा वो बिल? वो बनेगा एक्ट। जैसे कि अभी एक सब्जेक्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की अगर इम्पीचमेंट करनी मतलब प्रेसिडेंट को अगर हटाना है अपने पद से, तो भी अगर पार्लियामेंट में बिल आता है कि पार्लियामेंट में ऐसा बिल आता है कि प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? 2/3 मेजोरिटी चाहिए। चलो फिर आगे, अब लास्ट वाला नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट नहीं, 4 नंबर का, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट बाय कंसेंसस ऑफ स्टेट। देखो अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, देखो जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर होता है, मतलब फेडरल मतलब क्या? फेडरल चीज़ें होती है, फेडरल जो है मतलब हमारा जो स्टेट है, स्टेट से रिलेटेड भी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड भी होती है। और उसको चेंज करना है, जैसे कि कल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मूड में आ जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ स्टेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज करनी, तो बिना स्टेट को भी वो कर सकती पूछे, पर वैसा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 ना, उसमें एक प्रोविजन है, उसमें अगर आपको अगर फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें चेंज करनी, जैसे अभी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ना, उसमें ना जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोनों हाउस के, लोकसभा राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जो स्टेट असेंबली ना सारे देश की विधानसभा, उसके जो MLA वो भी वोट करते हैं। मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में क्या है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लोकसभा राज्यसभा के लोग आते हैं, लोकसभा के आते हैं, राज्यसभा के आते हैं, और जो जितने भी स्टेट है ना उसके जो MLA लेजिस्लेचर नहीं असेंबली के विधानसभा के, वो भी उसको वोट करते हैं। तो फिर वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, वो तो दोनों में इफेक्ट, मतलब दोनों से वो पावर दोनों के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है पावर, मतलब क्या? वोट करने की, इनके मेंबर के पास भी उनके मेंबर के पास भी। तो अगर कल इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है इलेक्शन का, तो ये तो अपने आप हक कर देंगे, पार्लियामेंट अगर करेंगे पार्लियामेंट, तो फिर ये MLA को निकाल देंगे, वो अपने पास ही पावर रखेंगे, अपने मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस प्रेसिडेंट को चुने, फिर ये तो गलत हो जाएगा, इनको बिना पूछे इनका हक जो है वो छीना जाएगा। इसलिए ये जो अमेंडमेंट है इलेक्शन के प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ें, जैसे एक एग्जांपल दिया, ऐसी काफ़ी चीज़ें जिसमें स्टेट के जो लोग हैं उनका भी कंसर्न जरूरी, तो ये चीज़ को चेंज करना हो अगर पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट का बिल आएगा का पार्लियामेंट में वो बिल लाया जाएगा मेंबर या प्राइवेट मेंबर के द्वारा, जो सब्जेक्ट है वो अगर फेडरल स्ट्रक्चर का होगा, फेडरल फीचर होगा, तो उसको पहले वहाँ स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, फिर उसको सारे स्टेट के पास भेजा जाएगा, और जो टोटल स्टेट है ना उसके आधे, मतलब अभी फिलहाल हमारे पास 28 स्टेट ही, 29 थे, पर जम्मू कश्मीर को अभी यूटी में कन्वर्ट किया, तो अभी 28 स्टेट है। तो 28 स्टेट में से जो 14 स्टेट है ना, वो 14 स्टेट ने उसको अपने विधानसभा में आधे मतलब सिंपल मेजोरिटी से उसको पारित करना पड़ेगा, मतलब इधर 2/3 मेजोरिटी और उधर 50% मेजोरिटी स्टेट में से, तो पार्लियामेंट ने उसको 2/3 मेजोरिटी से पास करना है दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा, फिर स्टेट के पास जाएगा, तो आधे स्टेट उसको अपने विधानसभा से, 14 स्टेट अगर उसको पास कर देते विधानसभा से सिंपल मेजोरिटी से, फिर वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट को दिखाया जाएगा, देखो सर ये लोकसभा से भी पास हुआ है, राज्यसभा से भी पास हुआ है 2/3 मेजोरिटी से, और बाकी आधे स्टेट उन्होंने भी सिंपल मेजोरिटी को पास किया है, तो अब इस पर साइन मार दो, तो प्रेसिडेंट उस पर साइन मारेंगे और फिर वो चेंज हो जाएंगी। मतलब पार्लियामेंट कुछ ऐसी चीज़ें होती है, उसके लिए कंसर्ट लेना पड़ता है स्टेट का, समझ गए? तो क्वेश्चन ऐसे आता, देखो ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स मैनर कैन बी अमेंडेड बाय, तो कौन से अमेंडमेंट से किया जा सकता है? तो सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है क्या? नहीं, सिंपल मेजोरिटी मतलब वो तो 368 के अंदर आता ही नहीं। स्पेशल मेजोरिटी से भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए स्टेट भी कंसर्न है ना, तो फिर उसको स्पेशल मेजोरिटी प्लस ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसर्ट ऑफ स्टेट ये भी चाहिए। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ना, ये सही, समझ गए? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मैनर क्या कैन अमेंड बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसर्ट ऑफ द स्टेट। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इधर आएगा आपको कि फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी समझ क्या कैन बी अमेंडेड, तो क्या कौन सा है वो? स्पेशल मेजोरिटी से। और एक चीज़ आएंगी कि DPSP उसको अगर चेंज करना है तो वो कौन सा? वो भी इससे कर देंगे। फंडामेंटल राइट अगर उसको भी चेंज करना है तो पार्लियामेंट में जो बिल है कौन सी मेजोरिटी चाहिए, उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अगर सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ है, अगर उसको चेंज करना है तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। अगर आपका ये जो है कौन सा, अगर नया स्टेट को अगर हमारे देश में ऐड करना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ चाहिए? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने जस्ट एक फॉर्मेट क्वेश्चन डाला था जो अभी इससे पहले आया था, तो आप समझ गए होंगे अभी। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ को अमेंड करने के लिए कौन सा टाइप की मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वही जो मैंने अभी आपको बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से वो पास होगा, और आदेश जो स्टेट है उसमें सिस्ट लगी जा रही है वो सिंपल मेजोरिटी से उसको पास कर दिया जाएगा। और उस दूर क्या है वो जो ये इफ़ वन, मतलब अगर इफ़ वन और सम और ऑल द रिमेनिंग स्टेट, बाकी जो जैसे आधे ये जो है आधे स्टेट है उन्होंने उसको पास कर दिया, तो बाकी जो स्टेट उसमें अगर उसने कुछ एक्शन नहीं लिया, पास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बिल पास ऐसा माना जाएगा वो बिल पास हो गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने बिल स्टेट ने उसको एग्री कर दिया है। और जो है जैसे आधे वो बिल जैसे सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, कंसर्ट वाला स्टेट का कंसर्ट जिसमें चाहिए वो बिल, और वो सारे स्टेट की जो विधानसभा असेंबली उसमें गया वो पास होने के लिए,
बट अब जो वो विधानसभा है ना, उन्होंने उस पर किसी आधे से ज़्यादा भी नहीं और आधे भी नहीं, उन्होंने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया 1 साल तक 2 साल तक, और उसके बाद उसको पास कर दिया, फिर भी वो बिल बन सकता है। इसका मतलब क्या, इधर नो टाइम लिमिट विच इज स्टेट शुड बी, मतलब ऐसा कोई टाइम लिमिट दी गई नहीं कि स्टेट ने उसको 6 महीने के अंदर पास करके भेजना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसा कुछ भी दिया गया नहीं। वो अपने हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से वो उसको पास कर देंगे, समझ गए। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जीएसटी बिल आपको पता नहीं, जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ है 2-3 साल से। तो जीएसटी जब आया था ना, तो ये जीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से और मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों से ना पास हुआ था 2/3 मेजोरिटी से, और ये सारे स्टेट में गया था। तो स्टेट में आपको देखा होगा कि क्वेश्चन मतलब न्यूज़ में आता था कि आज उड़ीसा ने जीएसटी को बिल को पास कर दिया, आज महाराष्ट्र ने कर दिया, आज धमकी ने कर दिया, आज फलाने ने कर दिया। तो ये जो चीज़ है, इसका मतलब वो जीएसटी का बिल वो स्टेट क्यों पास कर रहे थे, स्टेट के पास तो बिल पास करने की पावर नहीं, वो पास कर रहे थे। मतलब वो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो जिसमें कंसेप्ट आता है स्टेट का, जैसे जीएसटी, अब जीएसटी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स वो सारा मिक्स कर दिया उन्होंने। पहले अलग अलग होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग टैक्स इकट्ठा करते थे, स्टेट गवर्नमेंट अलग करते थे। अब जीएसटी में इन्होंने स्टेट से वो पावर छीन ली और सेंटर को ज़्यादा पावर दी, तो स्टेट वो तो फेडरल स्ट्रक्चर में आता है ना, तो स्टेट को पूछना पड़ेगा। इसलिए वो स्टेट जो असेंबली थी उनका आधे से ज़्यादा लोगों का उसमें सहयोग जरूरी था। तो जीएसटी में भी ये जीएसटी की जो बिल है वो इस तरह से अमेंड किया गया था जीएसटी को, समझ गए। आगे अब देखो कौन सी चीज़ों को फेडरल स्ट्रक्चर प्रोविजन आती है, मतलब कौन सी चीज़ें जिसके लिए ना ये चाहिए आपको 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट से भी चाहिए, और ये जो स्टेट ये असेंबली उसके भी असेंबली से आपको 50% लोगों ने, मतलब 50% सिंपल मेजोरिटी से आधे से ज़्यादा स्टेट ने उसको रेटिफाई करना चाहिए। तो अब देखो आपको इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसको उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये भी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसको अगर कुछ भी चेंज करना है इसमें से तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से भी मतलब इनका स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज करना है तो सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट से पास होगा बिल अमेंडमेंट का लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद स्टेट से भी आधे से ज़्यादा स्टेट उसको भी पास करेंगे। यूनियन जुडिशरी एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट, वो भाई उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन ए पार्लियामेंट, ये भी पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। मतलब अब देखो आप क्या गेम खेला है इधर 368 एन आर्टिकल, मतलब अगर अमेंडमेंट की पावर है जो आर्टिकल 368 में दी, अगर इसको भी चेंज करना है आपको तो भी स्टेट का कंसल्ट चाहिए। क्यों, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आर्टिकल 368, इसमें दिया हुआ है ना ये प्रोविजन डाला है कि स्टेट का भी कंसल्ट चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। तो अगर कल कोई गवर्नमेंट पावर में आती सेंट्रल गवर्नमेंट में, और उधर उनके वो जो पार्टी जैसे बीजेपी वो पावर में, और उनका जो बाकी स्टेट है स्टेट में उनका सरकारी नहीं, उनकी ज़्यादा उनके 1-2 स्टेट में ही सरकारी बस, तो फिर क्या होगा, फिर वो कोई भी ऐसा बिल लाएंगे जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो वो उनका जो बाकी स्टेट है जैसे 28 स्टेट है, अगर 4 स्टेट में उनकी सरकार बस बीजेपी की, बाकी जगह कांग्रेस वगैरह आम आदमी पार्टी टाइप की सरकार है, तो वो लोग उसको पास ही नहीं करेंगे चीफ मिनिस्टर, तो बिल पास ही नहीं होगा। और अगर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जैसे बीजेपी, उनको अगर लगा कि एक काम करते हम ये जो प्रोविजन है ना आर्टिकल 368 में, कौन सा स्टेट वाला, स्टेट का हक ही छीन लेते, उनका वो प्रोविजन ही डिलीट मार देते, फिर स्टेट के पास जाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप बिल पास हम कर देंगे अपने लेवल पे पार्लियामेंट से। पर भाई साहब वो ये जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 368, इसमें जो सारे प्रोविजन है जैसे स्टेट अगर वो पावर दी गई है या कोई भी, उसको भी अगर आपको चेंज करना है तो भी आपको फेडरल स्ट्रक्चर में आता है, तब भी आपको स्टेट की कंसल्ट लेनी पड़ेगी। मतलब जो आर्टिकल 368 के पास स्टेट को भी कुछ चीज़ों में पावर दिया है फेडरल स्ट्रक्चर में वोट करने का, तो वो अगर आपको हटाना है तभी स्टेट को पूछना पड़ेगा कि हमें आपका हटा रहे हैं, वो भी इसमें डाला गया है। समझ ना कितना सही गेम खेला है। तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स प्रोसीजर, आर्टिकल 368 को भी चेंज करना है तो आपको पार्लियामेंट में दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ेगा, और वो बिल जाएगा स्टेट के पास, फिर स्टेट आधे से ज़्यादा स्टेट उसको एग्री होनी चाहिए, फिर वो चेंज होगा। चलो से देख ली समझने का। इसके बाद अब देखो ये जो लास्ट मेजोरिटी जो है इसका नाम है क्या, इफेक्टिव बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी मीन्स क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे 50% स्ट्रेंथ, मतलब कुछ ऐसे बिल होते हैं अगर वो बिल अगर आपको उसमें बोला गया है कि इसको इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना है, या आपको क्वेश्चन आता है इफेक्टिव मेजोरिटी मीन्स क्या, जैसे देखो सिंपल मतलब 50% से ज़्यादा, स्पेशल मतलब ये 50% से ज़्यादा लोगों ने उसको करना चाहिए 1/2, ये कितना 2/3, मतलब स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मतलब कितना 66% से ज़्यादा, एब्सोल्यूट मतलब क्या जितने टोटल है जितने सीटें दी हुई उससे 1/2, मतलब इधर क्या जितने प्रेजेंट है पार्लियामेंट में उसके 50% लोगों ने एग्री होना चाहिए, इधर टोटल जितने मेंबर सीट है उसमें आधे लोगों ने एग्री होना चाहिए। अब इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव मीन्स क्या कि जो टोटल है जैसे कि 552 मेंबर्स है समझ पार लोकसभा में, और इधर 250 है, इधर क्या दिया हुआ है इन्होंने क्या बोला है, ये राज्यसभा में 250 है, इधर क्या बोला है 50% स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ इज कैलकुलेटेड बाय सबट्रैक्टिंग वैकेंट सीट फ्रॉम टोटल स्ट्रेंथ। मतलब अगर 552 ये और उसमें से जो है ना फॉर एग्जांपल ऊपर वाले जो 52 MLA वो मर गए, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो मर गए, अभी 500 ही बाकी, समझ गए, टोटल स्ट्रेंथ तो 552 ही, समझ रहे,
उसके 500 तो मर गए, और ये 250 इधर इधर इनके भी इसके भी 50 मर गए मतलब कहीं गायब, जो भी हो समझ रहेगा, ये 200 रह गए। तो अगर आपको बिल लाना है पार्लियामेंट में और उसको अगर पास करना है, तो अभी यहाँ पे देखो ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ लो। अभी अगर पार्लियामेंट में हमारे इधर 250 है, राज्यसभा में 250 मेंबर है, उसमें से 50 लोग अचानक से किसी चीज़ की वजह से मर गए, और इधर 552, इधर भी ऊपर के 52 मर गए, इधर बच गए 500। समझ गए? अभी हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं चीज़ें। अगर सिंपल मेजोरिटी हुई तो क्या, अगर इसमें से ये 200 ही, इसमें से अगर कितना 150 मेंबर अगर पार्लियामेंट में प्रेजेंट रहेंगे, राज्यसभा लोकसभा में प्रेजेंट रहेंगे, और ये 500 में से अगर कितने 400 प्रेजेंट रहेंगे, तो अगर सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या, जितने प्रेजेंट है 400 प्रेजेंट है ना, तो 200 अगर हाँ बोल देंगे तो बिल पास हो गया। इधर 150 है ना, तो 150 में से 75 हाँ बोलेंगे तो बिल पास हो गया। ये हुआ सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स क्या, एब्सोल्यूट में घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने प्रेजेंट है और कितने मरे, उसमें टोटल कितने 552 है ना, तो उसमें से कितने इसके जो आधे उतने लोगों ने उसको सपोर्ट करना चाहिए, इसके जो आधे इतने, मतलब ये मैटर ही नहीं करता इधर। तो एब्सोल्यूट मतलब टोटल जो स्ट्रेंथ है उसमें से कोई प्रेजेंट हो, मरा हो, कोई घंटा लेन देन नहीं, उसके आधे लोगों ने उसको करना चाहिए। स्पेशल मतलब क्या, ये जो लोग है टोटल उसके 2/3 मेजोरिटी जो है, ये जो लोग है ना, ये उसके जितने भी चुन के आए, इसके जो 2/3 मेजोरिटी ना, इन लोगों ने इसको बिल को पास करना चाहिए। समझ गए आप? जितने लोग हैं हाउस में, जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें 2/3 लोगों ने करना चाहिए। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी मीन्स क्या, आधे लोग समझ 50% मेजोरिटी, पर टोटल हाउस की क्या, जैसे कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में दिया टोटल हाउस में जितने मेंबर्स की संख्या है उसमें से आधे, वो टोटल हाउस की क्या नहीं, जैसे और जैसे सिंपल में दिया है कि जितने प्रेजेंट है उतने क्या, उतने भी नहीं। मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी ना इसमें आता है ना इसमें आता है, ना ये तो 2/3 इसमें भी नहीं आता। तो 50% मेजोरिटी चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए 50% मेंबर की एग्रीमेंट, मतलब वो एग्री चाहिए उस चीज़ के लिए। बट सिंपल में जैसे प्रेजेंट और जितने प्रेजेंट है उसमें से 50 चाहिए, और एब्सोल्यूट में जो टोटल है उसके 50 चाहिए। इफेक्टिव में वैसे चाहिए नहीं, इफेक्टिव में जितने लोग, जैसे अभी 50 जितने लोग मरे ना, मतलब जितने लोग, जो सीट खाली, जो सीट में कोई अभी खासदार नहीं है, वो सीट छोड़ के जितने लोग हैं उसमें से आधे लोग चाहिए। मतलब 250 मेंबर थे राज्यसभा में, 50 मर चुके हैं, मतलब ऊपर जो 50 लोग हैं वो आमदार, अभी वो खासदार की जो सीट है वो वैकेंट है, तो कितने 200 ना, तो 200 के आधे कितने 100, तो यहाँ पे 100 चाहिए। और इधर कितने 500 552, पर ऊपर के 52 मर चुके तो 500 है, तो 500 में क्या, 500 में कितने आधे होते 250, तो 250 चाहिए। प्रेजेंट कितने में, वो घंटा मैटर नहीं करता वो सब, और जो टोटल वो कितना मैटर है, जितने अभी फिलहाल आमदार खासदार जितने चुन के आए, बाकी सीट खाली वो छोड़ दो, जितने चुन के आए टोटल कितने वो भी हमें मैटर नहीं करता, उसके आधे, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अभी आप समझ गए होंगे, समझ गए? तो इस तरह से हमने ये 5 को 5 मेजोरिटी के टाइप है ना, वो सारे देख ले, सिंपल, एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, स्पेशल और इफेक्टिव। और स्पेशल में हमने और मतलब 5 थे, ये 4 है एक्चुअली, 5 चौथा इधर ये था कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो स्टेट है, कंसेप्ट ऑफ स्टेट, वो भी देख लिया, और 5वां इफेक्टिव मेजोरिटी। इस तरह से 5 टाइप की जो मेजोरिटी हमने वो देख ली। ये जो 4 है ये कॉन्स्टिट्यूशन नीचे वाले, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आते हैं, मतलब आर्टिकल 368। और जो सिंपल मेजोरिटी ये ऑर्डिनरी बिल के तहत आता है, ये इसको एज अ 368 के अंदर माना नहीं जाता। समझ गए? अब लास्ट में हम देखते हैं नोट। अब देखो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इस पे क्वेश्चन आता है। अगर इसको चेंज करना है ना, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, मतलब इसको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आता है। ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, पहला और तीसरा कैटेगरी में जो चीज़ें नहीं आती ना, वो 2/3 मेजोरिटी से उससे पास होती। समझ गए? देखो काफ़ी अमेंडमेंट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे जीएसटी था, इसमें ना 2/3 ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी प्लस जो स्टेट है, आधे से ज़्यादा स्टेट, हमारा 14 स्टेट है, उन्होंने भी इसको पारित किया था। उसके बाद राइट टू एजुकेशन, इसको भी 2/3 से किया गया था। देखो सारी चीज़ें जो है ना, एनहांस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको भी हमने 2/3 से, मतलब ये भी इससे आता है, 368 के अंदर आता है। तो ये जो सारी चीज़ें ना, ये अमेंडमेंट किए गए, मेजर अमेंडमेंट, काफ़ी अमेंडमेंट हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सबसे ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। तो ये भी अलग अलग जो वोट है 2/3 50 इससे पास हुए। तो समझ गए होंगे आप। तो इस तरह से हमने देखो, हमारा ये जो 10 नंबर का चैप्टर था, कौन सा हमारा पहले यूनिट था, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसका जो 10 नंबर का चैप्टर था अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आज हमने कवर कर लिया। समझ गए? अभी पहले यूनिट का बस एक चैप्टर बाकी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको आज थोड़ा इसका हिंट दिया है, इसको हम कल देंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।